हे एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग घर पर सेफ है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज, जो कि तुम्हारे सिविक्स का चैप्टर नंबर 6 है। अब यार, जैसा कि तुमको पता है, ये एक इजी एंड वन शॉट वीडियो होने वाला है जिसमें एनसीईआरटी के हर एक टॉपिक को कवर करके बनाया गया है। एंड तुम्हारे स्लाइड्स और डिजिटलाइज नोट्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल रही होगी, तो आप लोग जाके उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। इस लेक्चर के बाद एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। तो चलो, पहले एज यूजुअल हम जानते हैं कि बेसिकली हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्चुअली में पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। उसके बाद हम देख रहे होंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या कंट्री में इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के नीड क्यों हैं और हमारे पास एक्चुअल में कितनी पार्टीज़ हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि ऐसी कितनी पार्टीज़ हैं जिन्हें प्रॉपर रिकॉग्निशन मिला, उन्हें रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ क्यों कहा गया है एंड ये एक्चुअली होता क्या है। और उसके बाद हम देखेंगे कि ऐसी कितनी पार्टीज़ हैं जिन्हें नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के कैटेगरी में डाला गया है। एंड नेक्स्ट हम जान रहे होंगे कि स्टेट पार्टीज़ क्या होती है और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो उन्हें क्या क्या मेजर चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। और लास्ट में हम देखेंगे कि ऐसी कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ है जिन्हें रिफॉर्म किया जा सकता है टेक्निकल या सजेस्टेड वेज में। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अब यार, सबसे पहले हम जानेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती है। A political party is a group of people who came together to contest elections and hold power in the government. They agree on some policies and programs for the society with a view to promote collective good. Political parties reflect fundamental political divisions in a society. All the parties favor certain part of the society and thus involve partisanship. इसका सिंपल मीनिंग ये है कि जब बहुत सारे लोग एक साथ आके इलेक्शंस में पार्ट लेते हैं एंड गवर्नमेंट में अपनी पावर खड़ा करते हैं तो उसे कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है ये कुछ पॉलिसीज़ एंड कुछ प्रोग्राम्स एग्री करती है, ये सोच के ये जो हम करने जा रहे हैं इससे सोसाइटी को फ़ायदा मिलेगा। अब ये जितने भी पीपल एक साथ आते हैं उनकी आइडियोलॉजी सेम रहती है। मतलब जैसे कुछ ग्रुप्स साथ में आ रहे हैं तो वो लोग सेक्युलरिज्म में बिलीव कर रहे हैं, मतलब वो लोग जो धर्म जात और ये सब मानने वाले लोग हैं उनके विचारों को ठीक करके रख देंगे और भेदभाव खत्म हो जाएगा। उसके बाद इसमें और ये कहा गया है कि जो पार्टीज़ है वो एक अच्छे वे में सोसाइटी में पॉलिटिकल डिविजन्स को रिफ्लेक्ट करवाती है। मतलब जब लोग सेम आइडियोलॉजी से पार्टी फॉर्म करते हैं तो उनको ये बात पता होती है कि इस पर्टिकुलर एरिया में इस चीज़ की नीड है, तो अगर मैं या हमारी पार्टी यहाँ पे ये काम करके दिखाएगी तो हमें ज़्यादा वोट्स मिल जाएंगे। और ये जितनी भी पार्टीज़ है ना, ये कहीं ना कहीं सोसाइटी को फेवर कर रहा होता है, जिसकी वजह से इसमें पार्टीशनशिप इन्वॉल्व रहता है। अब तो उन लोग पूछोगे यार भाई पार्टीशनशिप होता क्या है, तो सुनो, इसमें जो एक पर्सन रहता है वो किसी पर्टिकुलर पार्टी या ग्रुप में बहुत स्ट्रांगली कमिटेड रहता है, उसे पार्टीशनशिप कहते हैं। और सिंपल मीनिंग में मैं अगर बोलूँ तो किसी भी पर्टिकुलर पार्टी या ग्रुप को फेवर करने को पार्टीशनशिप कहा जाता है। अब एक पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला है लीडर्स, दूसरा है एक्टिव मेंबर्स और तीसरा है फॉलोअर्स। अब भाई इसमें जो लीडर्स है वो तो सिंपल भाषा में नेता कहते हैं। फिर आता है एक्टिव मेंबर्स, मीन्स जो उस पार्टी के हर एक काम को करता है, होर्डिंग लगाना, टेम्पलेट छपवाना, कुछ सोचना, तो ऐसे सब। इसके बाद लास्ट में आते हैं फॉलोअर्स, मीन्स जो किसी पार्टी को सपोर्ट करता है। अब मैं जैसे कांग्रेस को सपोर्ट करने लग गया तो मैं उस पार्टी को फॉलो कर रहा हूँ। सपोज तुम बीजेपी को सपोर्ट करते हो तो तुम बीजेपी के फॉलोअर्स हो। इसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। इसमें सबसे पहला आता है पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। इसका मतलब है कि पार्टीज इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती हैं, इलेक्शंस लड़ती हैं और इन इलेक्शंस को लड़ने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज अपने कुछ कैंडिडेट्स को भेजती है। कुछ कंट्रीज़ में ऐसा भी होता है कि जो वहाँ के सपोर्टर्स और मेंबर्स हैं वो कैंडिडेट्स को चूज़ करते हैं इलेक्शंस लड़ने के लिए, और इसका एग्जाम्पल है यूएसए। हमारे इंडिया में जो टॉप पार्टी लीडर्स है वही कैंडिडेट्स को चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल पार्टीज पुट फॉरवर्ड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। मतलब पार्टीज़ कुछ पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स को सामने रखती है इलेक्शंस में एंड वोटर्स उनमें से चॉइस करते हैं कि कौन सी पॉलिसी या प्रोग्राम उनके लिए अच्छा होगा। अब यार ऐसा होता है ना कि हम सब लोग के ओपिनियंस एंड व्यूज़ बहुत डिफरेंट होते हैं और हम सब अलग अलग पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को रिकमेंड करते हैं सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। जो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में जीती है उससे रूलिंग पार्टी कहा जाता है एंड वही गवर्नमेंट को रन कर रहा होता है। अब ये जो पार्टीज़ होती है ना, ये एक मेजर रोल प्ले करती है कंट्री के लिए लॉज बनाने में, और लेजिस्लेचर जो लॉज बनाता है उसके और इनके बीच में कुछ डिबेट्स भी होते हैं इस मैटर में कि ये लॉ सही होगा, ये लॉ गलत होगा, ऐसा सब। अब हमारे यहाँ का एक सिस्टम तुम्हें पता होगा कि कोई भी लॉज तब तक परफेक्टली नहीं बनाया जा सकता जब तक मेजॉरिटी पीपल का सपोर्ट उस लॉ को नहीं मिलेगा। और किसी भी लॉ को अच्छे से लागू करने के लिए एक प्रॉपर बिल पास किया जाता है जिसमें मिनिस्टर्स और लेजिस्लेचर की पीपल की साइन होती है। अब ये जो लॉज बनते हैं उनको लागू करवाने का काम एग्जीक्यूटिव का होता है और वो लॉ सही बना रहा है कि नहीं ये जुडिशियरी देखता है। अब यार ऐसा है ना कि एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में पार्ट ले रही है तो अगर वो जीती है देन डेफिनेटली वो लोग गवर्नमेंट को रन कर रहे होंगे। जो बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं
पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स लेते हैं और ये इस पार्टी में जो भी लीडर्स रिक्रूट हो रहे हैं, मतलब जो भी नेता भर्ती हो रहे हैं, उनको पार्टी ट्रेन करती है एंड देन उनको गवर्नमेंट को रन करने के लिए मिनिस्टर बना देती है। अब इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आती है, अभी यार हमने देखा कि अगर कोई पार्टी जीतती है तो वो लोग गवर्नमेंट रन कर रहे होंगे, पर अगर वो पार्टी हार जाती है देन वो लोग अपोजिशन का रोल प्ले कर रहे होंगे। अब बेसिकली जो पार्टी जीतती है तो ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता कि वो हर एक काम एकदम परफेक्ट करे, तो ऐसे में जो अपोजिशन पार्टी होती है वो अलग अलग चीज़ों में आवाज़ उठाती है एंड गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करती है उनके फेलियर्स एंड रॉन्ग पॉलिसीज़ के लिए। पार्टीज ऑल्सो शेप पब्लिक ओपिनियन, मीन्स अगर कुछ भी इश्यूज़ खड़े हो रहे हैं तो लोग इन इश्यूज़ के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और इन इश्यूज़ को हाईलाइट कर देंगे, और इस बार तो पार्लियामेंट भी इनके फेवर में रहता है। अब यही जो प्रॉब्लम्स हैं इनको रिसॉल्व करने के लिए पार्टीज़ कुछ मूवमेंट्स भी लॉन्च करती है। अब ये जो पार्टीज़ है वो पब्लिक को गवर्नमेंट के मशीनरी को यूज़ करने का हक दे देते हैं और वेलफेयर स्कीम्स के बारे में बताते हैं ताकि बाकी लोग को भी उसका एडवांटेज मिल सके। और बेसिकली यार ये जो पार्टीज़ होती है ना, इनको पब्लिक की नीड्स और उनके डिमांड पे रिस्पॉन्सिव होना पड़ता है। मतलब अगर मैं किसी पार्टी को कहूँ कि हमारे एरिया में इस चीज़ की प्रॉब्लम है तो उसको मेरे नीड्स को फुलफ़िल करना होगा जब मेजॉरिटी पीपल मेरे साथ होंगे, जिससे बाकी लोगों को भी सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। अब हम देखने जा रहे हैं नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, मतलब हमें एक्चुअली में क्यों पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत है। पहला है, इफ़ देयर इज़ नो पॉलिटिकल पार्टी देन एवरी कैंडिडेट विल बी इंडिपेंडेंट एंड नो वन कैन मेक एनी प्रॉमिस टू द पीपल। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं होगी, सिर्फ एक पार्टी को रूल करना होगा, देन वो अपनी मनमानी चलाएगा, वो लोगों के प्रोमिस को फुलफिल नहीं करेगा। बट अगर वहीं कुछ कंपिटिटर्स हुए देन भले ही कंपटीशन की वजह से, बट वो डेफिनेटली प्रोमिस को फुलफिल करने की कोशिश करेगा। नहीं तो जो उसे बनाई हुई जनता है वो उसे छोड़ के भाग जाएगी, उसे वोट नहीं दिया जाएगा। अब एक बात और है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं होगी तो सरकार कैसे बनेगी। नेक्स्ट है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली। इसका मतलब ये है कि मान लो तुम एक रिप्रेजेंटेटिव हो, लोगों ने तुम्हें इलेक्ट किया है और उसके बाद तुम्हारे ऊपर कोई फोर्स नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं बन रही, तो हो सकता है कि तुम उस पावर का मिसयूज़ कर जाओ और सिर्फ अपने अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचो। तो इससे तुम्हारा एरिया का तो फ़ायदा है पर नेशनल लेवल पे तो प्रॉब्लम्स अराइज हो जाएंगी। नेक्स्ट ये कहा गया है, नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल बी रन। मीन्स अगर गवर्नमेंट ही नहीं है तो कोई कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ही नहीं, देश बर्बाद होता चला जाएगा, लोग अपनी मनमानी कर रहे होंगे, आपसी झगड़े बढ़ जाएंगे। तो यही सब इसके कारण है। अब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ बनती है ना, इनका डायरेक्ट इमरजेंस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज के साथ अटैच होता है। अब हमें पता है ना, डेमोक्रेसी मतलब जहां हम उस बंदे को भेजेंगे जिसको हमने इलेक्ट किया है और वही सरकार चलाएगा। तो इस वे में पॉलिटिकल पार्टी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एक दूसरे से डायरेक्टली इंटरकनेक्टेड है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, एज सोसाइटीज बिकम लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स दे नीड सम एजेंसी टू गैदर डिफरेंट व्यूज ऑन वेरियस इशूज एंड टू प्रेजेंट दिस टू गवर्नमेंट। अब ये जो हमारी सोसाइटी है, हमारा पॉपुलेशन है इंडिया का, वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और कॉम्प्लेक्स भी हो रहा है। तो हमें कुछ एजेंसीज़ की नीड पड़ने लगेगी जो ओवरऑल कंट्री से अलग अलग इश्यूज़ के बारे में अलग अलग व्यूज़ लेके आएंगे एंड इसको गवर्नमेंट में प्रेजेंट करेंगे, जिससे कि जो भी इश्यूज़ हो रहे होंगे वो सॉल्व हो जाएगा। अब अभी यहाँ जस्ट कुछ सेकंड पहले मैंने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज की बात निकाली थी, तो अब मैं इसका बारे में थोड़ा सा तुम्हें डिस्कस करता हूँ, उसे ध्यान से सुनना। डिफरेंट व्यूज़ कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एजेंसी। इसका मीन्स अभी हमने देखा यार कि हम कुछ एजेंसीज फॉर्म कर देंगे जो लोगों के अलग अलग व्यूज़ को एक साथ लाके गवर्नमेंट में रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जिससे सबको फ़ायदा मिलेगा। अब देखो ऐसा है ना, जब गवर्नमेंट में इतने सारे काम को हैंडल करना है तो अगर हम किसी ऐसे बंदे को इलेक्ट कर ले जिसे खुद को संभालना नहीं आता तो वो इतने बड़े गवर्नमेंट को कैसे हैंडल करेगा। पर वहीं जब हम एक अच्छा तगड़ा गवर्नमेंट फॉर्म कर देंगे तो इससे हमें प्रॉब्लम कम होगी। अब यार मैंने तुमसे कहा ना कि हम छोटे सोसाइटी में नहीं रह रहे हैं, हमारी जनता 135 करोड़ में है, तो हमें एक ऐसा गवर्नमेंट चाहिए जहाँ रिप्रेजेंटेशन अच्छा मिले, और ये सब सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ ही कर सकती है। नेक्स्ट आता है कि हमारे पास ओवरऑल कितनी पार्टीज़ है, हाउ मैनी पार्टीज़ शुड वी हैव। अब एक बात तुम अपने दिमाग में डाल लो कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है इंडिया का, इसमें 750 से ज़्यादा पार्टीज़ रजिस्टर्ड है। पर एक बात ये भी है कि ये सारी पार्टीज़ एकदम सीरियस कंटेंडर्स नहीं होते। मतलब कोई कभी किसी इलेक्शन में पार्ट लेता है तो कोई कभी, सिर्फ कुछ पार्टीज़ ऐसे होते हैं जो मोस्टली इलेक्शंस में पार्ट लेते हैं और कम्पीट करते हैं, और अगर जीते हैं देन गवर्नमेंट फॉर्म कर देते हैं। अब हमारे यहाँ बहुत सी टाइप की पार्टी सिस्टम प्रेजेंट है, जिसमें 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम आता है।
अब हम बात करते हैं वन पार्टी सिस्टम की। तो बेसिकली इसमें सिर्फ एक पार्टी ही अलाउड रहती है पूरे गवर्नमेंट में कंट्रोल करने के लिए। पर अगेन ये कोई डेमोक्रेटिक ऑप्शन तो नहीं है, क्योंकि ये हमें कोई चॉइस ऑफर नहीं करता। अगर पार्टीज़ ही नहीं होंगी देन कंपटीशन नहीं होगा, सिस्टम में उतना मज़ा नहीं आएगा। ये एक फेयर ऑप्शन इसलिए नहीं है बिकॉज ये किसी दूसरे पार्टी को पावर गेन करने ही नहीं देता। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। नेक्स्ट आता है टू पार्टी सिस्टम। इसमें दो पार्टीज compete करती है पावर गेन करने के लिए। कुछ कंट्रीज़ में पावर यूजुअली चेंज हो जाते हैं दो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में। और भी पार्टीज़ इस सिस्टम में एग्जिस्ट करती है, बट बहुत कम चांसेस होते हैं कि उनको नेशनल लेजिस्लेचर में सीट मिलेगी। इसका एग्जांपल है यूएसए एंड यूके। नेक्स्ट है मल्टी पार्टी सिस्टम। इसमें भी दो या उससे कहीं ज़्यादा पार्टीज़ पावर के लिए compete करती हैं, और अगर दो पार्टीज़ के पास चांस है या वो चाहे तो वो लोग साथ में आके एक अलायंस फॉर्म कर सकते हैं एंड पावर में आ सकते हैं। इसका एग्जांपल है इंडिया एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है कोलिशन ऑफ पार्टीज़। जैसे कि मैंने तुमको अभी बताया कि एक मल्टी पार्टी सिस्टम में जब बहुत सी पार्टीज़ एक साथ आती है, कोलिशन में है और इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करती है, जीत जाती है, देन उसको कहते हैं अलायंस, और ये कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। इसका एग्जांपल है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और एक्सेट्रा। अब अगर यार मैं तुमसे पूछूं कि इसमें जितने भी सिस्टम मैंने तुमको बताए तो तुम्हें कौन सा सिस्टम इंडिया के लिए आइडियल मानते हो? अब यार हम किसी को ये नहीं पता एक्चुअली में कहाँ क्या हो रहा है, किसको किस चीज़ की नीड है, ऐसा सब। अब एक बात समझो, ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं बना आज तक और ना बनेगा जिससे सब सेटिस्फाइड हो, सबकी विशेष पूरी हो जाए, फुली आइडियल हो, तो कभी किसी सिचुएशन में हो ही नहीं सकता। अब अगर मैं बात करूं तो शायद मल्टी पार्टी सिस्टम हमारे इंडिया के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि इससे बहुत से डाइवर्स ग्रुप्स की नीड ऑलमोस्ट फुलफिल हो रही होती है। अब कौन सा सिस्टम कितना परफेक्ट है अगर हमें ये पता करना है तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन सब को पता करने में बहुत टाइम लग सकता है। ये हर एक सोसाइटी के नेचर पे डिपेंड करता है एंड रीजनल डिविजन्स पे भी। इसको एकदम क्विकली चेंज नहीं किया जा सकता। तो बस यही एक रीज़न है जिसकी वजह से हर एक कंट्री अपने सोसाइटी के नीड के अकॉर्डिंग और स्पेशल सर्कमस्टांसेस को देख के ये डिसाइड करती है कि कौन सा सिस्टम उनके लिए परफेक्ट होगा। नेशनल पार्टीज़ क्या होता है? अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस इन 4 सीट्स एंड विन एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी। इसका कहना यह है कि लोकसभा का जो भी इलेक्शंस होता है उसमें अगर एक पार्टी को एटलीस्ट 6% वोट मिल जाते हैं तो उसको नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कहा जाता है। या एक ऑप्शन और है, वो 4 अलग स्टेट्स के असेंबली इलेक्शंस में आके 6% जीतता है तो भी वो नेशनल पार्टीज कहलाता है, और उसके साथ में लोकसभा में एटलीस्ट 4 सीट्स उनके हाथ में होने चाहिए, तभी वो पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज की जाएगी। नेक्स्ट आता है रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी, मतलब किनको स्पेशली पॉलिटिकल पार्टी से रिकॉग्नाइज किया गया है। हमारा जो इंडियन कमीशन है वो सबको इक्वली ट्रीट करता है, बट जो लार्ज एंड इस्टेब्लिश पार्टीज़ होती है उसको ये कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। इन सब पार्टीज़ को इनका ऑफिशियल यूनिक सिंबल दिया जाता है जिसका यूज़ सिर्फ एक ऑफिशियल कैंडिडेट ही कर सकता है। अब जितनी पार्टीज़ को ये सब स्पेशल फैसिलिटीज़ मिलती है इलेक्शन कमीशन, उनको रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ कहा जाता है। अब यार इसके अंदर हम 7 मेजर नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करने वाले हैं जिनको रिकॉग्निशन मिला है, और तुम्हारी बुक में 2018 के अकॉर्डिंग्स रिपोर्ट्स दिए हुए हैं। सबसे पहला आता है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। इसको 1 जनवरी 1988 ममता बनर्जी के लीडरशिप में लॉन्च किया गया। इस पार्टी को एज अ नेशनल पार्टी 2016 में रिकॉग्नाइज किया गया। ये पार्टी मेनली सेक्युलरिज्म और फेडरलिज्म को कमिटेड थी। फेडरलिज्म मीन्स पावर को अलग लेवल्स में डिवाइड करना होता है, और सेक्युलरिज्म का मीन्स धर्म जात के भेदभाव को ख़त्म करना होता है। ये लोकसभा की 4th लार्जेस्ट पार्टी थी। बंगाल में तो ये 2011 से सत्ता में है, और इसका प्रेजेंस अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर दोनों जगह बहुत अच्छे से बना हुआ है। नेक्स्ट आता है बहुजन समाज पार्टी। इसको 1984 में काशीराम के लीडरशिप में फॉर्म किया गया था। ये लोग बेसिकली बहुजन समाज के पावर को सिक्योर करना चाहते थे, और इसी वजह से ये लोग बहुजन समाज पार्टी फॉर्म करके उनको रिप्रेजेंट करने लगे। इसमें बेसिकली दलित्स, आदिवासीज, ओबीसीज एंड रिलीजियस कम्युनिटीज़ को इंक्लूड किया जाता है। इस पार्टी ने साहू महाराज, पेरियार रामास्वामी और महात्मा फुले को अपना इंस्पिरेशन माना था। ये लोगों का इंटरेस्ट डेवलप करना चाहते थे, एंड ये लोग दलित्स और ऑप्रेस्ड पीपल्स का वेलफेयर चाहते थे। इन पार्टीज़ का मेन प्रेजेंस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वगैरह में है। नेक्स्ट आता है भारतीय जनता पार्टी। इसको 1980 में फाउंड किया गया था। ये पार्टी पहले से ही एग्जिस्ट करती थी एज नेम ऑफ भारतीय जनसंघ, एंड इसके मेन लीडर्स थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने 1951 में इस पार्टी को लॉन्च किया था। ये लोग इंडिया के एंशिएंट कल्चर एंड वैल्यूज से इंस्पायर होकर एक मॉडर्न इंडिया बिल्ड करना चाहते थे। इनका मेन इंटेंशन था कि ये कल्चरल नेशनलिज्म,
हिंदुत्व को अपना इम्पोर्टेंट एलिमेंट माने एंड एक नया कॉन्सेप्ट इंडियन नेशनलिज्म का फॉर्म हो जाए। ये जो पार्टी थी ये बेसिकली 1998 में पावर में आई और इनको नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का लीडर घोषित किया गया। इनका जो सपोर्ट बेस था वो 1990 में अचानक से ग्रो किया और अब ये लोग एक यूनिफॉर्म कोड चाहते थे सभी इंडियंस के लिए। नेक्स्ट आता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसको 1925 में फॉर्म किया गया था। ये पार्टी मार्क्सिस्ट लेनिनिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी पे बिलीव करते थे। ये लोग बेसिकली सेक्सेशनिज्म और कम्युनलिज्म को अपोज करते थे। ये लोग की जो पार्टी है वो बेसिकली 1964 में स्प्लिट हो गई थी और सीपीआई इंडिया और सीपीआई मार्क्सिस्ट का फॉर्मेशन हुआ, जिसके बाद दोनों वीक हो गए थे। ये लोग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट कर लेते थे क्योंकि इनको लगता था ऐसा करने से वर्किंग क्लास के इंटरेस्ट को एक छोटा सा प्रमोशन मिल जाएगा। इनका सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है केरला, आंध्र प्रदेश और पंजाब में। इसके बाद आता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। ये जैसा मैंने तुम्हें बताया 1964 में स्प्लिट के वक्त फॉर्म हुआ था। ये भी मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म में बिलीव करते थे। ये लोग सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं और इम्पीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म को अपोज करते हैं। ये लोग डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को इसलिए एक्सेप्ट करते थे क्योंकि इन्हें ऐसा लगता कि शायद इसकी वजह से सोशो इकोनॉमिक जस्टिस जो इंडिया में है उसे हम सिक्योर कर पाएंगे। ये लोग वेस्ट बंगाल में पावर में थे, बाकी केरला एंड त्रिपुरा में भी इनको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता था। इसके बाद सेकेंड लास्ट पार्टी आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये ओल्डेस्ट पार्टी है जिसे कांग्रेस पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसको जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में 1885 में फॉर्म किया गया था। इन्होंने इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन पॉलिटिक्स में एक डोमिनेंट रोल प्ले किया है, फिर चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे। ये लोग एक मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक इंडिया बनाना चाहते थे। इन्होंने 1977 तक सेंटर पे रूल किया, जिसके बाद इन्हें सेंटर रूलिंग से हटना पड़ा एंड अगेन 1989 में इन्हें सेंटर पे रूल करने का मौका मिला। ये एक अलायंस था जिसको कांग्रेस के यूनाइटेड प्रोग्राम अलायंस ने फॉर्म किया था। ये लोग सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करते थे एंड जो माइनॉरिटी पीपल है या जो वीकर सेक्शंस है उनके वेलफेयर पे ध्यान देते थे। इसके बाद आता है नेशनल कांग्रेस पार्टी। जब कांग्रेस पार्टी स्प्लिट हुई तब इस पार्टी को फॉर्म किया गया। यार 1999 में ये लोग डेमोक्रेसी, गांधीयन सेक्युलरिज्म, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म को सपोर्ट करते थे। इनका मेन प्रेजेंस मेघालय, मणिपुर वगैरह में है। अब बात करते हैं स्टेट पार्टीज़ क्या होती है। बेसिकली जब एक पार्टी लेजिस्लेटिव असेंबली में 6% टोटल वोट सिक्योर कर लेती है और उसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 2 सीट्स मिल जाता है, देन उसे कहते हैं स्टेट पार्टीज़। इनको रीजनल पार्टीज़ के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर स्टेट या रीजन को बिलोंग करते हैं। रीजनल पार्टीज़ नेशनल पॉलिटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। कोई भी नेशनल पार्टी लोकसभा में अपने मन से अपनी मेजॉरिटी खड़ा नहीं कर सकता और इसी वजह से नेशनल पार्टीज़ स्टेट पार्टीज़ के साथ अलायंस में आके कंपेल करती है। इसका एग्जाम्पल है समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल एक्सेट्रा। अब हम देखते हैं यार कि चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को। सबसे पहला आता है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। अब देखो यार, कई बार क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ हमें डेमोक्रेसी लाने की कोशिश करती है बट उनके खुद के पार्टीज़ के अंदर डेमोक्रेसी नहीं रहती। कई बार क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी एक टेंडेंसी रहती है जिसकी वजह से सिर्फ जो टॉप के कुछ लीडर्स होते हैं उनके पास बस पावर रहती है, जिसकी वजह से जिन लोअर पीपल्स के पास शायद इनसे अच्छा आइडिया होगा वो लोगों को कोई चांस नहीं मिलता। अब यार ये जो लोअर सेक्शन के पीपल है इनको टॉप लीडर्स के सामने लॉयल्टी प्रेजेंट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ रहती हैं इनके पास मेंबरशिप रजिस्टर्स नहीं होते, पार्टीज़ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग कंडक्ट नहीं कर रही होती, वो लोग इंटरनल इलेक्शंस पे भी उतना ध्यान नहीं देते। जो ऑर्डिनरी मेंबर्स रहते हैं उनको कुछ नहीं पता होता कि एक पार्टी के अंदर में एक्चुअली में क्या चल रहा है, क्योंकि पार्टीज ट्रांसपेरेंसी फॉर्म नहीं करती। उन लोगों के पास कोई मीन्स नहीं रहता या कोई कनेक्शन नहीं रहता जिससे वो किसी भी डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सके। एक पॉलिटिकल पार्टी में सिर्फ कुछ लीडर्स के पास ही बहुत सी पावर्स होती हैं। इसके बाद आता है डायनेस्टिक सक्सेशन। इसका मीन है जो भी डिसीजंस ले जाएंगे वो एक सिंगल फैमिली के बेसिस पे होगा। मतलब जो पार्टी फॉर्म हो रही है उसमें मोस्टली एक पर्टिकुलर फैमिली पूरी की पूरी खड़ी हो गई है। अब ऐसा है ना, बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी है जो ओपनली या ट्रांसपेरेंटली वर्क नहीं करते और ऐसे बहुत कम ऑर्डिनरी मेंबर्स हैं जिनके टॉप पोजीशंस में आने को मौका मिलता है। जो लोग को सत्ता में खड़ा होना रहता है वो लोग कई बार क्या करते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स होने का फ़ायदा उठा लेते हैं और उनको फेवर करते हैं जो उनके सबसे ज़्यादा क्लोज हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि सीधा लोग एक दूसरे के रिलेटिव्स या फैमिली मेम्बर्स को सपोर्ट करने लग जाते हैं। कुछ ऐसे भी पीपल होते हैं जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता या उनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा होता, वो लोग भी इलेक्शंस में खड़े हो जाते हैं, पावर गेन करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। नेक्स्ट आता है ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। अब कई बार
गवर्नमेंट में ऐसा भी होता है कि जिनके पास कैपेबिलिटी है उनको पावर से हटा दिया जाता है और उनके प्लेस में उनको लाया जाता है जिनके पास बहुत पैसा है। अब ऐसा है ना यार, हर कोई चाहता है आज की डेट में कि वो इलेक्शंस में जीत जाए, पूरी पावर उसके पास आ जाए। तो इसके लिए लोग शॉर्टकट्स का यूज़ करने लग जाते हैं। जो हमारी जनता है वो ऐसे लोग को चुनती है जिनके पास बहुत पैसा होता है, जो रिच पीपल होते हैं, बड़ी बड़ी एमएनसीज से आते हैं। वहाँ के लोग पार्टीज़ को फंड्स देते हैं और डिमांड करते हैं कि आप ऐसा डिसीज़न लीजिए, ऐसी पॉलिसी बनाइए वगैरह वगैरह। तो इसकी वजह से डेमोक्रेसी और गवर्नमेंट पे बहुत बैड इफेक्ट पड़ रहा होता है। कई बार पार्टीज़ क्रिमिनल्स को सपोर्ट करने लग जाते हैं ताकि वो लोग इलेक्शन जीत जाएं। अब जो हमारा डेमोक्रेसी है ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत वरीड है, क्योंकि रिच पीपल एंड बिग कंपनीज़ का रोल बढ़ता चला जा रहा है एंड इससे बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़ फॉर्म करने में। इसके बाद एक पॉइंट आता है दैट पार्टीज डू नॉट ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस। पहले के टाइम पे क्या हुआ ना, पार्टीज़ के आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस में बहुत से चेंजेस आ गए। उस वक्त ऐसा होता था कि जो पार्टीज इलेक्शन से पहले कॉन्टेस्ट करती थी वो लोग इलेक्शंस के वक्त साथ में आ गए। हमारे इंडिया में मेजर पार्टीज़ के बीच जो डिफरेंसेस हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बेसिस पे वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया है। पीपल सबसे ज़्यादा एक सिस्टम में खुश नहीं है और वो ये है कि लोग या सेम सेट ऑफ लीडर एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरे में चेंज होते चले जाते हैं। अब हम अपना लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं, कैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिफॉर्म किया जाता है, हाउ पॉलिटिकल पार्टीज़ कैन बी रिफॉर्म्ड। इसके दो तरीके हैं, पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, दूसरा है सजेस्टेड रिफॉर्म्स। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म है इसमें पहला आता है एंटी डिफेक्शन लॉ। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू प्रिवेंट MPs एंड MLAs फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज़। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अब ये डिक्लेयर कर दिया है कि कोई भी MP या MLA अपनी पार्टीज चेंज करके दूसरे पार्टी में नहीं घुस सकता। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि आज के डेट में कोई भी बंदा डिफेक्शन में इंडल्ज हो सकता है, मीन्स लालच का शिकार हो सकता है। क्योंकि कई लोग पैसा दे के ये कह के कि मैं तुम्हें मिनिस्टर बना दूंगा, किसी को भी अपने पार्टी में इन्वॉल्व कर लेते हैं। एक पॉइंट यहाँ और कहा गया है कि अगर किसी ने पार्टी बदली तो उसके हाथ से उसकी सीट जो लेजिस्लेचर में बनी हुई है वो भी चली जाएगी। नेक्स्ट आता है डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस। अब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया ताकि मनी एंड क्रिमिनल्स के इन्फ्लुएंस को कम किया जा सके। अब इसके बाद एक ऐसा सिस्टम आया कि जो भी बंदा पार्टी में खड़ा होना चाहता है, इलेक्शन लड़ना चाहता है, उसे एक एफिडेविट फाइल करना होगा ये कहते हुए कि उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट वगैरह नहीं चल रहा है। इसके वजह से पार्टीज और पब्लिक के बीच में काफ़ी ट्रांसपेरेंसी फॉर्म हो गई। बट एक प्रॉब्लम इसमें भी ये है कि ऐसा कोई सिस्टम फॉर्म आज तक नहीं हुआ कि जो भी इंफॉर्मेशन एक कैंडिडेट दे रहा है वो सही है या नहीं ये चेक किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट आता है फाइलिंग एंड इनकम टैक्स रिटर्न। तो बेसिकली इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पास किया था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को इंटरनल इलेक्शंस रेगुलर बेसिस पे हेल्ड करना होगा एंड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। पार्टीज़ ने ऐसा करना स्टार्ट तो कर दिया पर ये बहुत फॉर्मेलिटी लगता था। नेक्स्ट है कुछ सजेस्टेड रिफॉर्म्स। अब कोई भी जैसे पार्टी है तो उसके अंदर में भी कुछ कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, तो उनको रेगुलेट करने के लिए एक लॉ निकाला गया था पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। ये कंपलसरी बना दिया गया कि उनको अपने मेंबर्स का रजिस्टर फॉर्म करना ही होगा ताकि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ही फॉलो करे। नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये सजेशन दिया हुआ है कि वुमेन कैंडिडेट्स को 1/3 सीट्स और टिकट्स देनी ज़रूरी है। इसी तरह से वुमेन को एक कोटा दिया गया ताकि वो लोग भी डिसीजन ले सकें। अब गवर्नमेंट कहता है सब पार्टीज़ को स्टेट फंडिंग मिलना ज़रूरी है। लोग कहते हैं गवर्नमेंट हमको हमारे इलेक्शन एक्सपेंसेस को निकालने के लिए पैसा दे, मतलब जो भी खर्चा लगता है एक इलेक्शन में उसके लिए कुछ पैसा गवर्नमेंट हमको दे। ऐसा लोग की डिमांड थी और ये किस बेसिस पे मिलेगा, जितना एक पार्टी ने लास्ट इलेक्शंस में सीट्स जीते थे उस बेसिस पे इनको पैसा मिलेगा। तो यार इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म हो गया है। क्विक रिमाइंडर दे रहा हूँ, स्लाइड्स और नोट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाके तुम उन्हें चेकआउट कर लेना। और इसके बाद NCERT पढ़ना बहुत मस्त है। अगर वीडियो पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। डाउट्स है नीचे कमेंट कर देना या इंस्टा पे DM भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।